गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज हमारा टॉपिक है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का प्रमुख उदाहरण अमेरिकी शासन व्यवस्था। इससे पहले के दो वीडियो लेक्चर में हमने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की और आज हम अमेरिकी शासन व्यवस्था के संदर्भ में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत शासन के तीनों विभागों के पूर्ण पृथक्करण पर जोर देता है, परंतु अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया था कि शासन एक शरीर की भांति है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता, उनमें एक आंगिक एकता पाई जाती है जिसके आधार पर शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार सरकार भी विभिन्न विभागों में विभाजित है, परंतु उसे आंगिक एकता के रूप में कार्य करना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य मेडिसन ने अपने पत्र फेडरलिस्ट में लिखा था कि शक्ति पृथक्करण का आशय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध ना रहे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध ना किए जाएंगे और इस तरह से मिला नहीं दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। तो मेडिसन यहाँ एकदम साफ तौर पर कह रहे हैं कि शासन का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। तीनों अंग पृथक रहते हुए भी एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण बना रहे, परंतु स्वतंत्र सरकार भी बनी रहे। बॉयल का कथन है इस संबंध में कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझकर की गई है, जिससे कि शासन की कोई शाखा पागलपन ना कर बैठे। यानी ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए, वह मनमानी ना करना लगे, स्वेच्छाचारिता उत्पन्न ना हो जाए। इसे रोकने के लिए ही ये सिद्धांत सोच समझकर अमेरिकी शासन व्यवस्था में स्थापित किया गया। इसी तरह अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने भी लिखा है कि शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति का निर्माण किया गया और शक्ति विभाजन सिद्धांत के सहायक रूप में एवं उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। तो चाहे मेडिसन की बात करें हम, चाहे बॉयल की बात करें और चाहे हैमिल्टन की बात करें, तीनों के विचारों से ये स्पष्ट हो रहा है कि शक्ति पृथक्करण, पूर्ण शक्ति पृथक्करण या शुद्ध पृथक्करण संभव नहीं है। पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को सहायक रूप में अपनाया जाना बहुत जरूरी है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो व्यवस्थापिका है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में वहाँ की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत में संसद कहते हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिकी जो लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका है, उसे हम कांग्रेस कहते हैं। तो इस कांग्रेस पर कार्यपालिका यानी वहाँ के राष्ट्रपति का और न्यायपालिका का क्या नियंत्रण है, उसमें पहला बिंदु है कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर विलंबकारी और जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग। अभी विलंबकारी और जेबी निषेधाधिकार क्या है कि कांग्रेस ने कोई विधेयक पारित किया और पारित होने के बाद में वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून का रूप
लेता है तो राष्ट्रपति उस पर विलंबकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, अर्थात वह उस पर साइन करने से मना नहीं करता और साइन करता भी नहीं है, केवल उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, उस पर विलंब करता है। दूसरा जो निषेधाधिकार है, जिसे हम जेबी निषेधाधिकार कह रहे हैं, इसका मतलब यही है, इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए और हस्ताक्षर करने से मना भी नहीं किया और उसने उसे अपने पॉकेट में या अपने पास रख लिया, किंतु उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इस तरह कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून पर नियंत्रण स्थापित कर देती है। दूसरा बिंदु देखिए, कांग्रेस के नाम संदेश भेजकर राष्ट्रपति के नाम अपील जारी कर और कांग्रेस सदस्यों को अनुग्रहित कर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो सीनेट के नाम संदेश भिजवाते हैं, कांग्रेस के नाम संदेश भिजवाते हैं और उन्हें अमेरिका के हित में कार्य करने, कानून निर्माण करने या किसी संधि या समझौते को की पुष्टि कराने हेतु उनसे अपील करते हैं, उन्हें संदेश भेजते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के नाम संदेश जारी करके भी एक नैतिक दबाव बनाने का प्रयास राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस सदस्यों पर किया जाता है। इसके अलावा व्हाइट हाउस जो अमेरिका का राष्ट्रपति निवास है, वहाँ पर जो कांग्रेस के सदस्यों को भोज पर आमंत्रित किया जाता है और जिसे हम सीनेट कर्टसी कहते हैं, उस भोज के अंदर राष्ट्रपति बहुत सहृदय भाव से कांग्रेस के सदस्यों से मिलते हैं और अपने दिल की बात जो वो चाहते हैं वह कांग्रेस के सदस्यों के सामने रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की गई किसी सिफारिश को मान करके भी राष्ट्रपति कांग्रेस को अनुग्रहित कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं, उसे नियंत्रित कर रहे हैं या उस पर एक नियंता के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा बिंदु, न्यायपालिका का क्या नियंत्रण है व्यवस्थापिका पर, यहाँ की कांग्रेस पर, कि कांग्रेस द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं, ये न्यायपालिका उन कानूनों की, उन विधेयकों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और अगर वे कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हों, तो न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा पारित किए गए ऐसे विधेयक को अवैध घोषित कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है। एक बहुत बड़ी शक्ति न्यायपालिका की है। आगे हमारा बिंदु है कि कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का क्या नियंत्रण है। कार्यपालिका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति पर वहाँ की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस और वहाँ के फेडरल कोर्ट न्यायपालिका का क्या नियंत्रण है। तो इसका पहला बिंदु है, राष्ट्रीय वित्त पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। जो भी देश की कह सकते हैं हम आकस्मिक निधि है, देश का जो भी कोष है, उस राष्ट्रीय कोष पर अमेरिका की कांग्रेस का नियंत्रण है और कांग्रेस की अनुमति के बिना राष्ट्रपति उसमें से कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो इस तरह राष्ट्रपति को यदि कोई व्यय करना है तो उसे व्यवस्थापिका से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रपति के परराष्ट्र संबंध के संचालन पर व्यवस्थापिका की नियंत्रण की शक्ति। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता, उसका नियंता, उसका नियंत्रण करता है, उसके ऊपर भी कांग्रेस की नियंत्रण की दो शक्तियां हैं। पहली, राष्ट्रपति द्वारा जो युद्ध की घोषणा की जाती है उसकी पुष्टि कांग्रेस द्वारा किया जाना आवश्यक है। यदि कांग्रेस युद्ध की पुष्टि नहीं करती है तो युद्ध की घोषणा अवैध हो जाएगी। इसी तरह राष्ट्रपति द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किए जाते हैं उस पर सीनेट का 2/3 बहुमत से पुष्टि किया जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति
अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पर सीनेट से पुष्टि नहीं करा पाते हैं तो वह संधि और समझौता लागू नहीं हो सकता है। 1914 में 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ नाम के एक पवित्र संघ की स्थापना की गई थी, परंतु सीनेट से पुष्टि नहीं किए जाने के कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि अगर सीनेट इनकार कर दे तो अमेरिका के राष्ट्रपति चाहकर के भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का हिस्सा नहीं बन सकता। न्यायपालिका किस प्रकार नियंत्रित करती है कार्यपालिका को, कि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और इस जुडिशियल रिव्यू की पावर से न्यायपालिका राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए कोई आदेश, अध्यादेश या राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी कार्य को अवैध घोषित कर सकती है यदि राष्ट्रपति का वह कार्य, राष्ट्रपति का वह आदेश संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो। तो इस आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। आगे हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण कैसे होता है। व्यवस्थापिका यानी अमेरिका की जो कांग्रेस है वह न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों का वेतन निश्चित करती है। ये अधिकार व्यवस्थापिका के पास है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, परंतु उस नियुक्ति पर सीनेट की सहमति होना आवश्यक है। तो इस बिंदु में आप देखो कि न्यायपालिका पर एक साथ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण स्थापित हो रहा है। इसी तरह जो कांग्रेस है यानी वहाँ की जो व्यवस्थापिका है वह संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी सीमित कर सकती है। जो दो तरह का क्षेत्राधिकार अमेरिका के न्यायालय के पास है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को कांग्रेस सीमित कर सकती है। इसी तरह कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है। अगर कोई राष्ट्रपति न्यायाधीश कदाचार के भागी बनता है और उस पर कोई आरोप लगते हैं और उन आरोपों की पुष्टि अगर कांग्रेस में हो जाती है तो उस महाभियोग के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकता है। अब इतना अच्छा सिद्धांत होने के बावजूद भी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आलोचना दो रूपों में हमारे सामने है। पहला, उत्तरदायित्व की अनिश्चितता, कि यहाँ पर सरकार के तीनों अंग हैं, तीनों अंगों के कार्य अलग अलग हैं, तीनों एक दूसरे के कार्य में को समावेशी आधार पर कार्य कर रहे हैं, जहाँ आवश्यक एक दूसरे पर नियंत्रण करने की व्यवस्था भी है, परंतु जहाँ कोई कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है, सही तरीके से कह सकते हैं हम उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता है, तो उस बिंदु पर सरकार के तीनों अंग जो हैं वो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि ये काम उसका नहीं था, ये काम उसका था, उसने इंटरफेयर किया इसलिए ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी उसका उत्तरदायित्व नहीं लेगा। जैसा संसदीय शासन व्यवस्था में होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में सारी जिम्मेदारी, सारी असफलता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, परंतु जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में जो शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत है, वहाँ पर ये निश्चितता नहीं है, हम एक व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। दूसरा, शासन में अवरोध की समस्या पैदा होती है कि जब एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में अड़ंगा डालता है, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, एक दूसरे के कार्यों को रोकने का प्रयास करता है,
तो शासन कार्य प्रभावित होता है, शासन की क्षमता कमज़ोर होती है और शासन में अवरोध पैदा हो जाता है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि विल्सन के चाहने के बावजूद भी अमेरिका जो है वो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। इसी तरह आपने अभी देखा होगा जब 2005 में भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उस न्यूक्लियर डील को भी सीनेट ने बहुत लंबे समय तक लटकाए रखा था और बहुत मुश्किलों से राष्ट्रपति बराक ओबामा उसे पास करा पाए थे। तो ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो इस सिद्धांत की आलोचना के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। और वैसे अगर अभी हम आज की बात करें, तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें, तो ये नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अब धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीनेटर जो कर्टसी है, जिसमें राष्ट्रपति जो हैं वो सीनेट के सदस्यों को प्रभावित करते हैं, उन्हें ऑब्लाइज करते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भोज पर आमंत्रित करके उन्हें अपने विचारों से अवगत कराते हैं और उन्हें कन्विंस करके अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो संकट काल की स्थितियां होती हैं, उस संकट काल में सारी शक्तियों का संकेंद्रण राष्ट्रपति के पास हो जाता है और राष्ट्रपति ही उन कार्यों को करता है। तो ये एक टॉपिक आपके सामने था कि किस तरह अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण का एक निदान बनाया, एक इलाज बनाया और इसे एक अनूठे रूप में प्रस्तुत करके अमेरिकी शासन व्यवस्था को गति दी और पिछले 200 वर्षों से भी अधिक समय से अमेरिका में शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। यही इसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। इसके में कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको घर पर तैयार करना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का क्या आशय है और अमेरिका की शासन व्यवस्था में इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है। धन्यवाद।